वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? बेटा देखिए, आज हम जो है ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के अंदर हमारा चैप्टर सेकंड है, ये बुक के हिसाब से ये चैप्टर 12 है। तो आपके इस चैप्टर का नाम है द अर्थ स्ट्रक्चर एंड लैंड फॉर्म्स, यानी अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर क्या क्या लैंड फॉर्म्स होते हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बेटा इस चैप्टर से पहले मैंने आपको इस वीडियो से पहले आपको एक वीडियो सेंड की है। तो उस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि हमारी जो अर्थ है वो किस तरीके की है, यानी क्या स्ट्रक्चर है उसका। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि उसमें 3 लेयर्स का जिक्र है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो क्रस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पतली लेयर होती है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद फिर कोर है। ठीक है, तो उस वीडियो को देखकर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम उसके आगे का पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ रॉक्स। The Earth's lithosphere is made up of rocks. Actually, lithos in Greek means rock. The word rock usually brings to mind hard materials like marble, granite, and sandstone. However, for geoscientists, rock also includes soft and loose materials like clay, sand, gravel, silt, and in fact, everything that forms the lithosphere of the Earth. तो अब कह रहे हैं कि अर्थ का जो लिथोस्फेयर है, अर्थ का लिथोस्फेयर यानी जो भी लैंड मास है, यानी जो भी जमीन है, वो सब किससे बना हुआ है? रॉक से बना हुआ है। ठीक है, यानी बड़े बड़े पत्थरों से समझ लीजिए आप एक तरीके से। तो एक्चुअली जो लिथोस का मतलब है ना, वो ग्रीक लैंग्वेज में उसका मतलब ही क्या होता है? रॉक होता है। ठीक, द वर्ड रॉक यूजुअली ब्रिंग्स टू माइंड, यानी जब भी आपके जहन में कोई रॉक वर्ड आएगा तो आपके जहन में क्या चीज़ आती है कि कोई हार्ड मटेरियल होगा, यानी कोई हार्ड सी चीज़ होगी, बड़ा सा पत्थर होगा, कोई मार्बल होगा या ग्रेनाइट होगा या सैंडस्टोन होगा, है ना। हालांकि जो जियो साइंटिस्ट हैं, यानी जो जियोग्राफी की स्टडी करते हैं, उनके हिसाब से वो कोई भी चीज़ जो लिथोस्फीयर को बनाने के लिए काम में आती है, वो सब क्या कहलाती है? वो सब रॉक कहलाती है। ठीक है, अब उसके अंदर वो हार्ड चीज़ें भी हो सकती है और सॉफ्ट भी हो सकती हैं। सॉफ्ट उन्होंने क्या बताया, जैसे क्ले है, सैंड है, ग्रेवल है, सिल्ट है, ये सब चीज़ें सॉफ्ट होती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी वो क्या समझते हैं कि ये भी क्या है, ये इसको भी वो क्या बोलते हैं? तो जियो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, रॉक जो भी वो सभी चीज़ें हैं जो कि लिथोस्फीयर को बनाने में काम में आती हैं, चाहे वो क्ले हो चाहे वो सैंड हो, यानी सॉफ्ट चीज़ें, उसके बाद भी इसको वो रॉक में ही काउंट करते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स। मिनरल्स फेल्डस्पेयर एंड क्वार्ट्ज आर कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक्स। तो आप कह रहे हैं कि रॉक्स जो है वो किससे बने होते हैं? वो मिनरल से बने हुए होते हैं। और मिनरल्स जो है वो नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स, यानी ये जो है ऐसा नहीं है, ये नेचुरली ही रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं मिनरल्स। तो मिनरल जो है, मतलब जो इन्होंने 2 एग्जांपल दिए मिनरल्स के, फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज, ये 2 मिनरल्स हैं जो कि कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट है रॉक, यानी रॉक बनाने में ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। मिनरल्स वेरी इन कलर, टेक्सचर, हार्डनेस एंड लस्टर। तो अभी कह रहे हैं कि मिनरल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, कलर के हिसाब से भी अलग होते हैं, टेक्सचर के हिसाब से भी, हार्डनेस के हिसाब से भी और लस्टर के हिसाब से भी। डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मिनरल, इवन सम एडिबल सब्सटेंसेस लाइक हैलाइट और रॉक सॉल्ट आर मिनरल्स। कह रहे हैं डायमंड जो सबसे ज़्यादा हार्ड मिनरल है, और एडिबल यानी कुछ खाने की चीज़ें जैसे हैलाइट है, रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट यानी नमक होता है कहीं का ये, तो ये सब भी क्या है? मिनरल्स ही हैं। सम रॉक्स कंटेन यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड गोल्ड कैन बी एक्सट्रैक्टेड। कह रहे हैं कुछ ऐसे भी रॉक्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे यूजफुल मिनरल्स निकलते हैं, जैसे कि कुछ मेटल्स होते हैं जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, तो वो भी हमें मिनरल की फॉर्म में ही मिलते हैं। ठीक है, फिर उसको बेटा माइन किया, मतलब उसको जो है प्योर किया जाता है, प्योर करके फिर वो हमें प्योर फॉर्म में मिलता है, अदरवाइज वो जो है मिक्सअप हुआ होता है। These minerals are called ores. Rocks like marble, granite, basalt and sandstone are good building materials. तो कह रहे हैं कि जो हमें ज़मीन से निकलते हैं, जो ज़मीन से मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं ओर्स, मिनरल ओर्स। यानी कि क्या है, इम्प्योर फॉर्म में होता है ना। इसको जो प्योर किया जाता है, फिर उसके बाद ये प्रॉपर हमें, जैसे आयरन अलग मिल जाएगा हमें, फिर उसके बाद गोल्ड अलग मिल जाएगा, इस तरीके से हमें अलग अलग मिल जाते हैं प्योर करने के बाद। कह रहे हैं कुछ जो ऐसे मिनरल्स हैं जैसे मार्बल है, ग्रेनाइट है, बसाल्ट है, सैंडस्टोन है, तो ये सब चीज़ें कहाँ किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? ये गुड बिल्डिंग मटेरियल्स, यानी बिल्डिंग वगैरह बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए बेटा, बेस्ड ऑन हाउ दे वर फॉर्म्ड रॉक्स मे बी ऑफ 3 टाइप्स। कह रहे हैं कि अगर ये देखा जाए कि रॉक्स किस तरीके से बने हुए हैं, तो इनको हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे क्या क्या है? फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट कैटेगरी इग्नियस, सेकेंड है सेडिमेंट्री एंड थर्ड है मेटामॉर्फिक। यानी अगर हम रॉक्स की टाइप्स को डिस्कस करें तो हमारे 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं। ठीक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। आप देखिए फर्स्ट देखते हैं इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं। Deep below the Earth's surface, rocks are in a molten state called magma. When magma cools and solidifies, it forms a very hard rock known as igneous rock. Igneous means of fire. Much of the Earth's crust is made up of igneous rocks. Igneous rocks are called primary rocks, as these were the first rocks formed when the Earth's crust solidified. Igneous rocks are formed either on the surface of the Earth or below it. अभी कह रहे हैं कि deep below the Earth's surface, यानी अर्थ सरफेस की गहराई में बहुत सारा जो एक ना वो है मोल्टन स्टेट में एक मैग्मा है। मैग्मा है यानी जो भी मिनरल्स वगैरह है ना, वो सब किस फॉर्म में है? वो
मेल्टेड फॉर्म में है, यानी लिक्विड फॉर्म में है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। जब मैग्मा ठंडा हो जाता है ये तो वो क्या बन जाता है, सॉलिडिफाइज बन जाता है, ठीक। देखिए बेटा इसके अंदर आपको बताया था, मैं बता देती हूँ। इसके अंदर आपको दो चीज़ें हैं, एक तो लावा एंड मैग्मा है ना, इन दोनों में डिफरेंस है, लावा क्या है और मैग्मा क्या है। तो बेटा ये मैं बता रहे हैं कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे ना मैग्मा है, जो कि बहुत मतलब जैसे लिक्विड फॉर्म, सेमी लिक्विड फॉर्म में है वो, और बहुत ज़्यादा जो है गर्म होता है वो। तो जब वो बाहर आता है ना, तो जब वो बाहर आ जाता है उसके बाद वो ठंडा होता रहता है, धीरे धीरे ठंडा जब होता है तो वो एक रॉकी फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, यानी एक पहाड़ जैसा बन जाता है। तो उसी को इन्होंने क्या कहा है, उसी को इन्होंने इग्नियस रॉक्स कहा है, ठीक। इग्नियस का मतलब इन्होंने क्या बताया, ऑफ फायर, यानी आग से बना हुआ, ठीक है। इसको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, और साथ साथ में ये बता रहे हैं कि अर्थ की जो ज़्यादातर क्रस्ट है वो इग्नियस रॉक से ही बनाई गई। Extrusive igneous rocks are formed when magma cools and solidifies on reaching the surface. The magma that reaches the surface is known as lava. As the lava cools and solidifies rapidly on the surface, the minerals present in it form very small crystals. तो ये कह रहे हैं कि जो extrusive igneous rocks जो होते हैं वो कब बनते हैं, जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी सॉलिड बन जाता है वो, है ना, और सरफेस पर आ जाता है ऊपर की तरफ बिल्कुल। और मैग्मा जो है जो बिल्कुल ज़मीन फटकर बाहर निकल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। अब कह रहे हैं कि जब लावा ठंडा हो जाता है उसके बाद वो क्या बन जाता है, वो भी सॉलिड हो जाता है, ठीक है। जब कोई चीज़ मतलब बिल्कुल गरम चीज़ है और वो ठंडी जाएगी धीरे धीरे तो वो क्या हो जाएगी, सॉलिड बन जाएगी, ठीक है। तो जो मिनरल्स इसके अंदर होते हैं वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में बदल जाते हैं ठंडा होने के बाद। रॉक्स फॉर्म इन दिस मैनर हैव अ फाइन ग्रेन टेक्सचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टाइनी क्रिस्टल्स। तो आप कह रहे हैं कि इस तरीके से जो रॉक्स बनते हैं, यानी इस तरीके से जो छोटे छोटे जो रॉक्स बनते हैं वो बहुत ही फाइन ग्रेन टेक्सचर के होते हैं, यानी बहुत ही फाइन होते हैं, यानी बहुत देखने में बहुत ही प्यारे से लगते हैं, और छोटे छोटे क्रिस्टल्स उसके अंदर नजर आते हैं। द टेक्सचर हाउएवर इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। बसाल्ट, एंडेसाइट एंड रायोलाइट आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब ये कह रहे हैं कि हम उनको जो है ऐसे नहीं देख सकते कि हमें ऐसे दिख जाएंगे, हम देखेंगे जाकर के, नहीं, बल्कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, किसी माइक्रोस्कोप वगैरह से हमें देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल के दिया है, बसाल्ट है, एंडेसाइट है, रायोलाइट है, ये सब एग्जाम्पल्स है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के। Below the Earth's surface, the process of cooling of magma is much slower. The slow cooling allows large crystals of minerals to form. Igneous rocks formed in this way are coarse grained. They are known as intrusive igneous rocks. Granite and Gabbro are examples of such rocks. अभी कह रहे हैं कि अर्थ की सरफेस के नीचे जो igneous rocks बनते हैं तो उसका जो प्रोसेस है, मैग्मा को ठंडा होने का जो प्रोसेस है, ज़मीन की सतह के नीचे जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे वो स्लो होते हैं, और ठंडे होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो क्रिस्टल्स हैं वो बड़े बड़े बन जाते हैं, यानी छोटे छोटे क्रिस्टल्स ही होते हैं, वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो कॉर्स होता है। कॉर्स ग्रेन का मतलब यानी जब हम देखेंगे तो ऊबड़ खाबड़ जिसको हम कह सकते हैं, टच करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज़ मतलब कहीं ऊपर है कहीं बहुत नीचे, इस तरीके से वो बनता है। इस टाइप के जो रॉक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ग्रेनाइट और जैब्रो जो है वो इस तरीके के रॉक्स हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, रनिंग वाटर, विंड एंड मूविंग आइस carry small particles of rock. When these rock particles are deposited on land or on the beds of oceans or rivers, they are called sediments. कह रहे हैं कि बहता हुआ पानी, हवा और जो आइस यानी बर्फ जो है वो जो बहकर आती है, पिघल कर बहकर जो आती है, वो अपने साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स लेकर आते हैं रॉक पे, यानी छोटे छोटे पत्थरों के जो बहुत सारे पार्टिकल्स लेकर आते हैं, मिट्टी भी समझ लीजिए आप, है ना, वो लेकर आते हैं। जब ये पार्टिकल जो है एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो ज़मीन पर हो चाहे वो ओशन में हो। ओशन यानी देखिए, ओशन तो ऊपर पानी पानी होता है, लेकिन उसकी तो ज़मीन होती है ना, उसकी भी तो उस वहाँ पर अगर इकट्ठे हो जाते हैं, किसी रिवर में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेडिमेंट्स। Sediments are deposited in layers. They harden over the years because of the weight of the layers above and the presence of cementing materials like lime. When the layers are formed under water, the weight of the water also helps in hardening. अभी कह रहे हैं कि जो सेडिमेंट्स हैं, यानी जो डिपॉजिट हो रहे हैं एक जगह पर, किसी भी एक जगह पर जो है, अलग अलग जगह पर होते हैं, तो कभी पानी में हो रहा है ना, कहीं कहीं पर हो रहा है, ज़मीन पर हो रहा है, तो कह रहे हैं कि वो सेडिमेंट्स जो है वो लेयर्स की फॉर्म में होते हैं, यानी एक बार लेयर आई है, पानी की लेयर आई है, तो उसके ऊपर जितने भी सेडिमेंट्स आए वो सब एक जगह इकट्ठे हो गए, है ना। उसके बाद फिर बहुत तेज़ हवा की लेयर आई है, हवा जब चली है तो उसके साथ जो लेयर्स आई हैं वो उसके ऊपर इकट्ठी हो गई। तो इस तरीके से ना एक के नीचे एक लेयर बनती चली जाती है, और जो नीचे वाली लेयर्स होती है वो बहुत प्रेशराइज हो जाती है, यानी बहुत नीचे दबने की वजह से, वेट की वजह से वो बहुत प्रेशराइज हो जाती है, ठीक है। ऐसा ही पानी के अंदर होता है कि जब पानी के अंदर लेयर्स बनती हैं, तो पानी के अंदर जब लेयर्स बनेंगी तो पानी का खुद का भी तो अपना वेट होगा ना, तो उसका पानी का जो खुद का अपना वेट है, इसकी वजह से भी वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर बन जाता है,
और इससे जो है वो क्या हो जाती है, वो रॉक्स यानी वो रॉक की फॉर्म ले लेती हैं और वो बहुत हार्ड हो जाती है। रॉक्स फॉर्म बाय द डिपोजिशन एंड हार्डनिंग ऑफ लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो रॉक्स बनते हैं डिपोजिशन के थ्रू, और जो लेयर्स हैं वो हार्ड होती रहती हैं, मतलब बार बार आने की वजह से जो है वो हार्ड हो जाती हैं। तो इस तरीके के जो सेडिमेंट के लेयर्स से जो बनाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। Such rocks are usually made up of layers of different decomposition. Sandstone, limestone, shale, gravel, clay and conglomerate are examples of sedimentary rocks. अब कह रहे हैं कि जो ऐसे rocks हैं उनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप की layers होती हैं, डिफरेंट टाइप के compositions होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही sedimentary rocks एक टाइप के होंगे, डिपेंड करता है कि कौन से rocks आकर के उन्होंने layers बनाई है इसके अंदर, है ना। तो आप कह रहे हैं कि सैंडस्टोन भी है, लाइमस्टोन है, शेल है, ग्रेवल है, क्ले है, कॉन्ग्लोमेरेट है, ये सब किसके एग्जांपल्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे देखते हैं कोल टू इज अ सेडिमेंट्री रॉक बट अनलाइक अदर सेडिमेंट्री रॉक्स द कोल दैट वी सी टुडे was formed by the remains of organisms mainly plants which got buried with other sediments millions of years। आप कह रहे हैं कि कोल यानी कोयला जो है वो भी एक सेडिमेंट्री रॉक ही है, लेकिन बाकी अदर सेडिमेंट्री रॉक्स की तरह कोल जो है साथ साथ जो हम आजकल जो हम यूज़ करते हैं ना, कोल यानी कोयला जो आजकल हम यूज़ करते हैं वो क्या है, वो रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। यानी कभी पुराने ज़माने में हज़ारों करोड़ों साल पहले कभी तबाही आई होगी, कभी बर्बादी आई होगी, जो लोग मरते चले गए होंगे, यानी उनकी लेयर्स बनती चली गई, यानी प्लांट्स की, एनिमल्स की, ह्यूमंस की। तो जो लेयर्स बनती चली गई फिर उसके बाद वो प्रेशराइज होती चली गई, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती रही उनके अंदर, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा उनके अंदर, तो फिर वो क्या बनती चली गई, वो कोल की फॉर्म लेती चली गई। ठीक है बेटा, जो बहुत करोड़ों साल पहले कभी दब गए होंगे ना, उसकी सेडिमेंट से, उस जमाने की सेडिमेंट से जो हमें अब नजर आती है कोल की फॉर्म में। The high pressure and temperature under the earth's surface converted these remains into carbon, which is the main constituent of coal। तो कह रहे हैं कि अर्थ के सरफेस के नीचे जो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो उसी ने इन सब चीज़ों को, यानी जो भी ये रिमेन्स है उन सबको किस में कन्वर्ट कर दिया है, उन सबको कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉल यानी कि कार्बन में कन्वर्ट कर दिया है। और कार्बन से क्या बनता है, कोल बनता है, यानी कोयला बनता है। पेट्रोलियम अकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स। Petroleum has been formed by the decay of plant and animal remains that were buried with sediments millions of years ago. The remains of plants and animals trapped within layers of rock are called fossils. Hence, petroleum and coal are called fossil fuels. तभी कह रहे हैं कि पेट्रोलियम भी सेडिमेंट्री रॉक्स के थ्रू ही बनाया जाता है, यानी और ज़्यादा प्रेशर होता है तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है ना, तो जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और इसको भी ये भी किस तरीके से बना, जिस तरह कोल बना है वैसे ये बना है कि ये डिकेड एनिमल्स एंड प्लांट्स है, यानी वो जो बहुत वर्षों पहले कभी दब वगैरह गए थे तो उससे ही बनाई है। तो अब कह रहे हैं कि जो प्लांट्स का और एनिमल्स का जो हिस्सा रॉक्स में फंसा रह जाता है या रॉक्स में बचा रह जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम एंड कोल जो है वो दोनों क्या चीज़ें हैं, दोनों ही फॉसिल फ्यूल्स हैं। क्या है, दोनों फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है बेटा, और ये दोनों ही क्या है, नॉन रिन्यूएबल, यानी एक बार अगर खत्म हो गई तो फिर बनने में हज़ारों करोड़ों साल लगेंगे, इनका बनना बहुत आसान नहीं है बेटा। ये सेकंड टाइप पढ़ ली हमने। अब हम देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर क्या है, द वर्ड मेटामॉर्फोसिस मींस चेंज ऑफ फॉर्म। Igneous and sedimentary rocks change their form under very high temperature or pressure. Such changed rocks are known as metamorphic rocks। कह रहे हैं कि igneous rocks और sedimentary rocks जो हैं, जब बहुत तेज हाई टेम्परेचर होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो उस टाइम पर क्या होता है, ये जो रॉक्स हैं वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना, बदल जाती है। तो वो जो बदली हुई रॉक्स हैं उनको उन्होंने क्या बोला, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोला है। ठीक, इसका मतलब भी क्या है, चेंज ऑफ फॉर्म, यानी फॉर्म का चेंज होना यानी बदलना। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर यूजुअली वेरी हार्ड। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सच रॉक्स आर मार्बल formed from limestone, slate formed from shale and quartzite formed from sandstone। अभी क्या बता रहे हैं हमें कि मेटामॉर्फिक रॉक से कुछ एग्जांपल्स जो है वो क्या है, वो है मार्बल। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि मार्बल किसका है, मार्बल किसका एग्जांपल है, मार्बल है सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल। लेकिन मार्बल से ही क्या बन जाता है, यानी लाइमस्टोन बन जाता है। ठीक है, ऐसे स्लेट है, ऐसे क्वार्टाइज्ड है। उसके बाद देखते हैं आगे है, रॉक्स अंडरगो अ साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन often called the rock cycle। Magma rising from depths below the earth's surface produces igneous rocks। The breaking down of different types of rocks producing sediments from which sedimentary rocks are formed। Extreme heat and pressure may cause igneous and sedimentary rocks to form metamorphic rocks। When rocks are melted by heat, new magma is formed। आप क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं कि रॉक्स जो है वो एक साइकिल है रॉक्स का, जिसे हम देखते हैं ना वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है कि भाई
जो बारिश होती है, बारिशों का पानी जो समुद्र वगैरह में नदियों में इकट्ठा हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, जब बहुत तेज धूप निकलती है तो वो पानी वापस एवापोरेट होकर बादल बन जाते हैं, फिर बारिश होती है, फिर जमीन पर आता है, फिर उसके बाद एवापोरेशन होता है, फिर वो वापस ऊपर पहुंच जाता है। तो एक साइकिल चल रही है, ठीक है। इसी तरीके से रॉक्स की भी एक साइकिल चल रही है। क्या साइकिल है उसके अंदर? साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम कह सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रॉक साइकिल। तो इसके अंदर क्या होता है, मैग्मा जो है जमीन की गहराई में से मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ आता रहता है, ठीक है। ऊपर की तरफ आकर के वो क्या बनाता है, इग्नियस रॉक्स बनाता है। फिर इसके अलावा जब ये जो रॉक्स टूटते हैं, फूटने के बाद क्या होता है, जो सेडिमेंट्स आते हैं, सेडिमेंट्स एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते होते उनकी लेयर्स बन जाती है, फिर लेयर्स बन जाती है तो वो प्रेशराइज हो जाते हैं, प्रेशराइज होते हैं तो फिर सेडिमेंटल रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर कह रहे हैं कि अगर सेडिमेंटल रॉक्स और इग्नियस रॉक्स को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है तो फिर वो क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं, ठीक। तो तीनों रॉक्स का हमने देख लिया किस तरह बन रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जब ये रॉक्स टूट जाते हैं यानी मेल्ट हो जाते हैं दोबारा से बहुत ज़्यादा गर्मी में, तो वापस क्या बन जाता है, मैग्मा बन जाता है, यानी मैग्मा से रॉक्स बन रहा है, रॉक से ही मैग्मा बन रहा है। उसके बाद अगली हेडिंग है आपके डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर्म्स। डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर्म्स के अंदर हम देखेंगे कि देखिए ज़मीन जो है ना क्या है, अनइवन है। अनइवन का मतलब क्या है, कहीं पर पहाड़ है ना, कहीं पर पठार यानी प्लेट्यूज है, कहीं पर प्लेन ज़मीन है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर घास के मैदान है ना, कहीं पर उथली पुथली ज़मीन है। तो ये अलग अलग टाइप की जो है क्या है, लैंड फॉर्म्स है। हमारी अर्थ जो है वो बिल्कुल एकदम प्लेन है, ठीक है। तो हमें क्या बता रहे हैं ये, फर्स्ट आपका है मेजर लैंड फॉर्म्स लाइक मॉन्यूमेंट्स डेवलप मेनली ड्यू टू फोर्सेज दैट ओरिजिनेट below the earth's surface. Such forces led to slow earth movements which build new landforms and sudden earth movements which modify existing landforms. We will now study some processes that create or modify landforms. मतलब बेटा इन्होंने क्या बताया कि जो डेवलपमेंट है अर्थ पर, जो डेवलपमेंट हो रही है बहुत सारे लैंडफॉर्म्स की, जैसे मैंने आपको बताया था माउंटेन्स हैं, ठीक है, हिल्स हैं या फिर प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं। तो ये सब जो बन रहे हैं अर्थ पर, वो इसकी जो वजह है वो क्या है, अर्थ के नीचे का, अर्थ के जो सरफेस के नीचे का जो टेम्परेचर है, जो मूवमेंट्स हैं, उसकी वजह से ही सारे लैंडफॉर्म्स हैं वजूद में आ रहे हैं, ठीक है। अर्थ के अंदर एक स्लो मूवमेंट चलती रहती है, उससे क्या होता है, उससे ये लैंडफॉर्म्स जो है वो बनते हैं। और कभी कभी क्या होता है, वो सडन मूवमेंट होती है। सडन मूवमेंट का मतलब क्या हो, जैसे अर्थक्वेक आ जाना, ठीक है, या लैंडस्लाइड हो जाना, तो ये सडन मूवमेंट होती है। तो इससे क्या होता है, इससे या तो पुराने वाले लैंडफॉर्म्स बिगड़ जाते हैं या फिर वो मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। अब आपकी अगली हेडिंग है वॉल्केनोस। तो वॉल्केनोस क्या होते हैं बेटा, वॉल्केनोस कह रहे हैं कि अ वॉल्केनो इज अ वेंट और एन ओपनिंग एट अ वीक स्पॉट इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू व्हिच मैग्मा इरप्ट्स ऑनटू द सरफेस एज लावा। समटाइम्स लावा कम्स आउट थ्रू लॉन्ग डीप क्रैक्स और फिशर्स इन द अर्थ्स क्रस्ट। तो एक वॉल्केनो जो है वो एक क्या है, वो एक वेंट है, ये एक ओपनिंग होती है ज़मीन के अंदर। तो ज़मीन जो है उसकी जो क्रस्ट है उसके अंदर क्या होता है, जहाँ पर वीक पॉइंट्स होते हैं ना, तो वहाँ से वो जो है लावा है वो फट करके बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्रैक्स में से भी लावा बाहर निकलने लगता है, कभी कभी फिशर्स में से भी लावा बाहर निकलने लगता है अर्थ की क्रस्ट में से। ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक एरप्शन गैसेस, एश, स्टीम एंड इवन पीसेज ऑफ रॉक कम आउट अलॉन्ग विद लावा। ग्रेजुअली ash, rocks and solidified lava pile up around the vent, forming a conical hill known as a volcanic cone. अभी कह रहे हैं कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, यानी जब वॉल्केनो बाहर निकलता है या मैग्मा बाहर निकलता है, तो उसके साथ साथ क्या क्या निकलता है बाहर, बहुत सारी गैसेस बाहर निकलती हैं, ऐश यानी बहुत सारी राख बाहर निकलती है, ठीक है, स्टीम निकलती है यानी बहुत ज़्यादा भाप निकलती है, धुआं निकलता है, और जो है कई बार ऐसा होता है कि कुछ पत्थरों के पीसेस भी बाहर निकलते हैं लावा के साथ साथ। तो कह रहे हैं कि जिस तरह ये ऐश और रॉक्स वगैरह बाहर निकलते रहते हैं तो ठंडे होकर के ये सॉलिडिफाई होते रहते हैं, सॉलिड बन जाते हैं, ठीक है, और एक के ऊपर एक उनका ढेर लगता चला जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे कॉनिकल शेप बन जाती है, जैसे एक छोटा सा पहाड़ बन जाता है, ठीक है। इसी को उन्होंने क्या कहा, वॉल्केनिक कोन कहा है। देखो बेटा यार, वॉल्केनिक कोन की शेप देख रहे हैं आप, किस तरह है, पहाड़ की तरह एक शेप है ना। द वर्ड वॉल्केनो इज ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड टू रेफर टू अ वॉल्केनिक कोन। माउंट एटना इज इन सिसिली, किलिमंजारो इन तंजानिया एंड किलाउ एंड मौना किया इन हवाई आर एग्जाम्पल्स ऑफ वॉल्केनोज। अभी कह रहे हैं कि कभी कभी जो वर्ड वॉल्केनो है, यानी वॉल्केनो वर्ड का जो इस्तेमाल होता है वो वॉल्केनिक कोन के लिए ही किया जाता है, ठीक है, वो उसको भी वॉल्केनो बोल देते हैं। कह रहे हैं माउंट एटना जो है वो एग्जाम्पल है किस चीज़ का, वो इसी चीज़ का एग्जाम्पल है। यानी देखिए अब आगे बताते हैं क्या कह रहे हैं। इन सिसिली, किलिमंजारो इन तंजानिया, यानी तंजानिया के अंदर जो एक वॉल्केनिक कोन है, माउंट एटना नाम है उसका। सिसिली, किलिमंजारो, तंजानिया एक जगह है बेटा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है ना, वहाँ पर है ये। एंड किलाउ एंड मोना की, ये कहाँ पर है, हवाई आइलैंड पर है। ये हवाई आइलैंड कहाँ पर है, ये आपके नॉर्थ अमेरिका के पास है। तो ये वहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं वॉल्केनिक कोन के एग्जाम्पल्स हैं, जिनको वॉल्केनोज भी कहा जा सकता है। उसके बाद आगे देखिए, द टॉप ऑफ द वॉल्केनिक कोन हैज़ अ कप लाइक डिप्रेशन कॉल्ड अ क्रेटर। मैग्मा रीचेज अ क्रेटर थ्रू अ वर्टिकल पाइप लाइक पैसेज। द ओरिजिनल वॉल्केनो में अंडरगो चेंजेस ओवर टाइम, न्यू कोन्स में डेवलप एंड द ओरिजिनल क्रेटर में बिकम वाइडर एंड शैलोवर आफ्टर अ फ्रेश इरप्शन।
Such an enlarged crater is called a caldera. बड़ा ही कह रहे हैं कि जो टॉप वॉल्केनिक कोन का जो टॉप है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ना, ऊपर वाला हिस्सा, ये एक तरीके से कप लाइक डिप्रेशन, यानी इसके अंदर कप कप की तरीके से ये एक फॉर्म होती है इसकी, इसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। तो कह रहा है मैग्मा जो है ना वो वर्टिकल पाइप से, यानी जो वर्टिकल पाइप है इससे होता हुआ ऊपर की तरफ पहुंचता है और इससे इसके थ्रू फिर बाहर निकलता है। कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, कभी कभी चेंज भी हो जाता है और इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं वॉल्केनो के अंदर भी। और कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा वाइडर यानी चौड़ा हो जाता है, यानी क्रेटर जो है वो बहुत चौड़ा सा हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर कोई भी फ्रेश इरप्शन होता है, यानी बार बार जो है नए नए लावास वहाँ से निकलते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि इस तरह जो बड़ा सा एक क्रेटर बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, काल्ड्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काल्ड्रा। उसके बाद देखिए बेटा वॉल्केनिक आइलैंड्स। अब ये बता रहे हैं वॉल्केनिक आइलैंड्स। वॉल्केनिक आइलैंड्स क्या होते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट तो समुद्र के अंदर भी है और क्रस्ट जो है वो ज़मीन पर भी है। लेकिन क्या है कि समुद्र के अंदर की जो क्रस्ट है वो पतली है बनिस्बत किसके, जो ज़मीन पर क्रस्ट है, ठीक है ना। लेकिन जब समुद्र के अंदर लावा फटता है, यानी जब समुद्र के अंदर वॉल्केनोज निकलते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर आइलैंड्स बन जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत छोटा सा है, यानी अगर समुद्र की गहराई में से भी वो निकल करके आ रहा होता है तो ऊपर आते 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 ठंडा होते होते वो जमता चला जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं, यानी समुद्र के बीचों बीच जमीन का कुछ टुकड़ा कुछ हिस्सा बन जाता है ठंडा होने की वजह से वॉल्केनो के, ठीक है। तो उसी को बता रही है। The top of a volcanic cone formed on the sea floor may rise above the water to form a new island. The island of Surtsey near Iceland is such an island. Such an island will disappear if the top of the volcano is blown off by a violent eruption. आप ये कह रहे हैं कि इस तरीके से जो है न्यू आइलैंड जो है क्या होते हैं, फॉर्म में आते हैं कि अगर लावा निकलना शुरू हुआ है वहाँ से और ठंडा होता चला गया, यानी समुद्र की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो वहाँ से ठंडा होना शुरू हो गया तो वो क्या है, एक पूरा एक लैंड मास बन जाता है, समुद्र के अंदर ही लैंड मास बन जाता है, ठीक है। तो इन्होंने एग्जाम्पल कौन सा दिया है, सर्टसी जो है वो आइसलैंड। आइसलैंड जो है बेटा कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, तो वहाँ पर जो है उसके करीब एक आइलैंड है सर्टसी आइलैंड। तो ये इसी तरह का एक आइलैंड है कि समुद्र से लावा निकलना शुरू हुआ और उसके बाद वो ठंडा होता चला गया और उसके बाद वहाँ पर क्या बन गया, आइलैंड बन गया वो। तो क्या है, इस तरह के जो आइलैंड है वो कभी भी गायब भी हो जाते हैं, कि जैसे सपोज दोबारा लावा निकलना शुरू होगा तो कभी कभी जो मतलब जो ऊपर यानी हेड है उसका टॉप जो है वो गायब भी हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर होगा, बहुत गर्मी अगर होगी तो वो टूट के गिर भी जाता है, यानी साइड में भी हो जाता है थोड़ी देर, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आइलैंड बनेगा, हो सकता है वो गायब भी हो जाए, ये भी बात है। उसके बाद अगला है बेटा टेक्टोनिक प्रोसेसेस। टेक्टोनिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, द अर्थ लिथोस्फीयर इज ब्रोकन अप इनटू सेवरल पीसेस जस्ट लाइक द पीसेस ऑफ अ लार्ज जिग्सॉ पजल. These pieces known as plates float on the soft layer of the mantle. The flow of partially molten material within the mantle causes the plates of the lithosphere to move relative to each other. As the plates move, they push, pull, slide, rise, sink, bend and break. अब ये कह रहे हैं कि जो हमारी अर्थ की लिथोस्फीयर है, बेटा लिथोस्फीयर बोलते हैं, यानी मैंने आपको बताया था लैंड मास है ना। तो लैंड मास के अंदर क्या होता है, वो सारी ज़्यादातर पूरी जितनी भी यानी हमारी जो 3 लेयर्स है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सभी काउंट हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो लिथोस्फीयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि लिथोस्फीयर जो है वो टूटा हुआ है पीसेज में। अब आप ये कहेंगे नहीं, हम तो जिस ज़मीन पर चलते हैं वो तो साबित होती है। तो बेटा जिस ज़मीन पर हम चलते हैं, हम चल रहे हैं क्रस्ट पर, है ना। क्रस्ट जो है वो एक पतली लेयर है, यानी 35 किलोमीटर की लेयर है बस। तो इसके अलावा यानी इसके नीचे जब हम जाएंगे, यानी क्रस्ट के नीचे जब हम मेंटल में जाएंगे, तो उसके ऊपरी हिस्सा जो है वो कैसा है, जैसे कि आपने देखा होगा ना जिग्सॉ पजल जब आप खेलते हैं, यानी जैसे कोई से भी कार्टून होते हैं उसको आप जोड़ते रहते हैं ना, एक बड़े से एक पेपर की तरीके से होता है वो, उसके छोटे छोटे पजल्स छूटे रहते हैं, उसको जोड़ते हैं तो कोई नई पिक्चर आपके सामने आती है निकल करके, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है हमारे ज़मीन के नीचे की प्लेट्स हैं, यानी इस तरीके से टूटी प्लेट्स है वो। अब वो किसके ऊपर है, वो है मोल्टन लावा के ऊपर, यानी हमारी जो मेंटल है, मेंटल जो है वो क्या है, वो मेंटल जो है वो हमारी सेमी लिक्विड लेयर है। उस लेयर के ऊपर कौन तैरता रहता है, उस लेयर के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती हैं, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि जब मूवमेंट होती रहती है, यानी लावा जो है, यानी जो उसके अंदर मोल्टन मैग्मा जो है वो कभी ऊपर आता है कभी नीचे जाता है। जब वो ऊपर नीचे होता रहता है तो इसलिए उन प्लेट्स में भी मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। तो ये बता रही हैं हमें कि कभी वो प्लेट्स क्या करती हैं, वो एक दूसरे को पुश करती हैं, है ना, कभी पुल करती हैं, कभी स्लाइड करती हैं, कभी राइज करती हैं, कभी डूब जाती हैं, है ना, कभी बेंड करती हैं, मोड़ देती हैं, कभी टूट जाती हैं। तो ये सब काम उसके अंदर होते रहते हैं। Such processes act over millions of years and create major landforms. तो कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेसेस हैं बहुत सालों में होते हैं, यानी कि बस रोज़ बरोज़ ही ऐसा होता रहेगा, ये काफ़ी सालों में ऐसा होता है। उसी की वजह से जो है मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं, यानी जब प्लेट जो आपस में टकरा जाएंगी तो टूट जाएंगी, है ना। जब आपस में मिलेंगी तो बीच वाला जो हिस्सा है वो ऊपर उठ जाएगा, तो उससे पहाड़ वगैरह बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से बता रहे हैं। दे आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्रोसेस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्रोसेस बोलते हैं। आफ्टर द ग्रीक वर्ड टेक्टोन विच मीन्स बिल्डर। अब इसका जो ग्रीक वर्ड है ये टेक्टोन से ही टेक्टोनिक बना है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, बिल्डर। बिल्डर मतलब बनाने वाला।
प्लेट मूवमेंट कॉजेज वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक्स स्पेशली एट द मार्जिन्स ऑफ द मूविंग प्लेट्स। अभी कह रहे हैं जो ये प्लेट मूवमेंट है इससे क्या होता है, इससे ही वॉल्केनिक एक्टिविटीज वजूद में आती है, यानी वॉल्केनोज वगैरह बाहर निकलते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, और खास करके ये कहाँ किन एरियाज में होता है जहाँ पर जो मूविंग प्लेट्स है उनका एंड होता है। अब प्लेट बेटा ऐसे तो है नहीं कि हमारे घर की खाने वाली प्लेटें छोटी सी, बेटा बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं ये, है ना, यानी एक स्ट्रक्चर होता है बहुत बड़ा सा, तो उसके अंदर क्या है, बीच वाले हिस्से पर अगर हम लोग हैं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम किनारों पर हैं तो फिर जाहिर है कि हमारे जहाँ पर हम रह रहे हैं वो जगह भी हिलेगी, जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं वो बिल्डिंग भी हिल सकती है। तो आप देखते हैं अर्थक्वेक में कितने डिवास्टेटिंग चेंजेस आते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे देखते हैं, लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय प्लेट मूवमेंट। तो कह रहे हैं कि वो लैंडफॉर्म्स प्लेट मूवमेंट से बनते हैं, वो कौन कौन से हैं, प्लेट्स में मूव टूवर्ड्स ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर और पास्ट ईच अदर। When two plates move towards each other, the rocks between them wrinkle up to form fold mountains. This process, the process is known as folding. अभी कह रहे हैं कि जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उससे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हमारे सामने आते हैं, ठीक है। जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं, यानी एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, यानी एक दूसरे के करीब करीब आती हैं, मूव करती हैं, तो उनके बीच में जो पहाड़ बनते हैं, यानी बीच वाला जो मैग्मा है वो उठ जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, रिंकल हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। कौन से माउंटेन्स बोलते हैं बेटा, फोल्ड माउंटेन्स। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी वो जो उठ रहा है, जो ऊपर उठ रहा है उसको क्या बोलेंगे, फोल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोल्डिंग। अगला देखिए, when two plates move apart they cause fractures or rifts to open up in the earth's crust. The flow of molten material underneath may cause chunks of the crust to collapse or be pushed up along a rift. A rift along which adjacent blocks of rock have been displaced is known as a fault. The raised blocks form block mountains and the sunken blocks form rift valleys. अब कह रहे हैं कि जब दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे ज़मीन के अंदर जो फ्रैक्चर्स हमें नजर आते हैं, यानी दरारें पड़ी हुई नजर आती हैं, ठीक है, या उसको आप रिफ्ट्स बोल सकते हैं दरार को। तो उससे क्या होता है, उससे अर्थ की जो क्रस्ट है वो भी खुल जाती है, यानी नीचे वाला जो हिस्सा ज़्यादा हैवी है, अर्थ की क्रस्ट जो है वो हल्की है, तो नीचे वाले हिस्से का जो भी इफेक्ट है वो क्रस्ट पर हमें नजर आता है। तो जब वो दूर जा रही है तो हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है वो भी फट जाती है, बीच में से हमें दिखने लगता है। The flow of molten material underneath may cause chunks. अब इसके जो मोल्डन मटेरियल है, यानी जो पिघला हुआ जो मटेरियल है उसके अंदर बह रहा है, यानी उसके अंदर जो मूव कर रहा है, उससे क्या होता है, उससे जो है हमारे अर्थ पर चंक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि वो गहरी गहरी खाइयों में बदल जाती है, ठीक। अब उसके बाद कह रहे हैं, rift along with adjacent blocks of rock have been displaced is known as a fault. अब क्या होता है कि कोई भी रिफ्ट है, यानी कोई भी दरार है पहले से ही, उसके आसपास कोई ब्लॉक है, यानी कोई हैवी सा रॉक है अगर, तो वो क्या होता है, वो वहाँ से अपनी जगह से हट जाता है ना, उसको हम बोलते हैं फॉल्ट। क्या बोलते हैं, फॉल्ट। कह रहे हैं कि जब ये ब्लॉक जो है उठ जाते हैं, यानी जैसे ये दूर गए एक दूसरे के फिर करीब आई, या फिर जैसे एक दूसरे दूर जा रही है, तो यानी जब दूर हो रही है एक दूसरे से तो किसी दूसरी वाली प्लेट के करीब जा रही है ना, तो उससे जो माउंटेन्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। और दूर होने से जो वैलीज बनती है, यानी जो खाइयाँ बनती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैलीज, ठीक है बेटा। समटाइम्स टू प्लेट्स में स्लाइड पास ईच अदर। तो कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, दो प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। सच मूवमेंट डज नॉट क्रिएट मेजर लैंडफॉर्म बट में चेंज एक्जिस्टिंग वंस बाय फॉर्मिंग फॉल्ट्स एंड कॉजिंग अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स। तो कह रहे हैं कि इस तरह की मूवमेंट से कोई नई चीज़ बनती नहीं है, हालांकि क्या होता है कि बहुत सारे चेंज आते हैं। चेंज कैसे आते हैं कि उससे एक तो फॉल्ट सामने आते हैं, यानी फॉल्ट जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है बेटा। उसके अलावा कह रहे हैं कि अर्थक्वेक्स वगैरह भी इससे आते हैं और लैंडस्लाइड्स भी होती हैं। लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं, यानी ज़मीन जो है अपनी जगह से खिसक जाती है, ठीक है ना। अब आप देखिए कि आपका घर जहाँ पर है, आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ आप खड़े हैं, तो वो ज़मीन ही खिसक जाए आपके नीचे से, तो आप क्या होगा फिर, आप कपड़े पे खड़े होते हैं, कोई आपका कपड़ा खींच रहे तो क्या होता है, गिर जाते हैं ना। तो ऐसे ही क्या होता है, सारे घर पेड़ वगैरह वो सब गिर जाते हैं, यानी इसलिए जो है काफ़ी नुकसान होते हैं इससे, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग अर्थक्वेक्स। एन अर्थक्वेक इज अ सडन एंड वायलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस। मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स ऑफ द लिथोस्फीयर। वॉल्केनिक eruptions also cause earthquakes. An earthquake usually lasts for only a few seconds but may be violent enough to cause extensive damage to life and property. अभी कह रहे हैं कि अर्थक्वेक क्या है। अर्थक्वेक जो एक सडन और बहुत ही वायलेंट शेकिंग है अर्थ सरफेस की, यानी ज़मीन का बहुत ही अचानक से और अच्छा खासा तेज़ हिलना, ठीक है। ये वायलेंट बोलते हैं ना, यानी जिससे बहुत तबाही बर्बादी हो जाए, इस तरीके का जो हिलना है वो कहलाता है अर्थक्वेक। ज़्यादातर जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो क्या होता है, वो प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ही होते हैं, ठीक है। यानी जब प्लेट्स मूव कर रही हैं तो उससे अर्थक्वेक आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं, यानी जब वॉल्केनो फटता है तब भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो एक अर्थक्वेक जो है वो ज़्यादातर जो है कि कुछ सेकंड्स का ही होता है, लेकिन अगर इसका टाइम बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, इससे नुकसान ज़्यादा होता है। जाहिर है घरों को नुकसान होता है, लोगों को नुकसान होता है, सामानों को नुकसान होता है और बहुत तबाही फैल जाती है, ठीक है बेटा।
The point at some depth below the Earth's surface where the vibrations of an earthquake begin is called the focus. कह रहे हैं कि वो पॉइंट जहाँ से अर्थ सरफेस के नीचे वो पॉइंट जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं. From there the vibration spread in all directions much like the ripples caused by the dropping of a stone into a pool of water. तो आप कह रहे हैं कि फिर उसके बाद वो जो सारी वाइब्रेशन है वो फैलना शुरू होती है. तो वो किस तरह फैलती हैं, जिस तरह आप किसी पानी के अंदर या जब पत्थर डालते हैं ना तो कैसा बबल्स बनते हैं, यानी गोल गोल सा यानी इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे 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 जाता है. तो इस तरह ये दूर दूर फैलता रहता है, ऐसे ऐसे करते करते ये ऐसे फैल जाता है पूरे में. ठीक है बेटा, यानी गोल गोल करके ही फैलता रहता है आगे की तरफ. द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट लाइज डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर. अब ये कह रहे हैं अर्थ सरफेस के नीचे जो जहाँ से आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे फोकस. अर्थ सरफेस के ऊपर जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं, यानी फोकस के ऊपर जो बिल्कुल है, एपिसेंटर बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं, एपिसेंटर. अर्थ सरफेस के नीचे जो उसका सेंटर है वो फोकस है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो उसका सेंटर है वो एपिसेंटर कहलाता है. The vibrations reach this point first and then spread outward over the surface. Thus the epicenter usually suffers a maximum destruction. अब कह रहे हैं कि वाइब्रेशन जो है सबसे पहले इस पॉइंट पर पहुंचती है ऊपर, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वो फैलना शुरू होती है. तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो एपिसेंटर को होता है. सबसे ज़्यादा जो उसके मतलब एपिसेंटर के आसपास जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा नुकसान में आती हैं. Earthquakes do not create major landforms. They can, however, cause changes in the existing landforms. For example, they may cause cracks to open up in the ground. They may also lead to landslides or cause giant waves in the oceans. कह रहे हैं कि अर्थक्वेक जो है वो कोई लैंडफॉर्म्स क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन वो जो एग्जिस्टिंग है, यानी पहले से जो लैंडफॉर्म्स है उसके अंदर कुछ चेंजेस वो लेकर आते हैं. अर्थक्वेक जो है उनको चेंज कर देते हैं. जैसे कि क्या होता है, इससे जो ग्राउंड है ना उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं, बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं उससे, ठीक है. या इसके अलावा क्या होता है, जो लैंडस्लाइड्स होती हैं या इससे जो जाइंट वेव्स जो आती हैं ओशंस की, उससे भी यानी घर टूट जाते हैं, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, ये सब काम इससे होते हैं. ठीक है, आप कहते हैं मेजरिंग अर्थक्वेक्स, यानी अर्थक्वेक्स को आप कैसे मेजर कर सकते हैं. The instrument used for recording and measuring the vibrations of an earthquake is called a seismograph. कह रहे हैं कि जो वो इंस्ट्रूमेंट जिससे आप अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस को मेजर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको हम सीस्मोग्राफ बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, सीस्मोग्राफ. The magnitude of an earthquake depends on the energy released. It is measured usually from 0 to 10 on a scale called the Richter scale. अब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है ना क्या ये मेजर करता है, यूजुअली इसके अंदर 0 to 10 की स्केलिंग हुई भी होती है. ठीक है, उस स्केल को क्या बोलते हैं, रिचर स्केल बोलते हैं. Consecutive whole numbers on this scale represent about 30 times increase in energy released during an earthquake. Thus, an earthquake measures 7 on the Richter scale is 30 times more severe than one that measures 6. अभी कह रहे हैं कि इसके अंदर consecutive whole numbers लिखे हुए होते हैं. ठीक है, whole numbers यानी कंटिन्यू काउंटिंग लिखी होती है, 1 2 3 4 जैसे बता दिया, 0 to 10 लिखी हुई होती है. और जो भी आप इस स्केल से मेजर कर रहे हैं तो ये उससे 30 गुना ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है, यानी 30 गुना ज़्यादा सीवियर होता है. अगर आपने 7 मेजर किया है तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इससे इसका जो मतलब इफेक्ट था वो इससे 30 गुना ज़्यादा रहा होगा. ठीक है. However, the damage an earthquake causes depends on many factors such as the type of soil, type of buildings, quality of construction, population density, etc. Generally, earthquakes measuring 2 or less on the Richter scale are not even felt by us. The ones that cause damage usually measures 5 or more. तो ये हमें बता रहे हैं कि हालांकि जो इसका जो अर्थक्वेक का डैमेज है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर. ठीक है, डिपेंड करता है कि वहाँ जिस जगह पर अर्थक्वेक आया वहाँ की सॉइल किस टाइप की है, वहाँ पर बिल्डिंग किस टाइप की बनी हुई है, किस तरह का क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, यानी ज़्यादा कितनी पॉपुलेशन रहती है. जाहिर है पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लोग भी ज़्यादा मरेंगे, है ना, क्योंकि सब लोग क्या होते हैं, पैनिक करते हैं, भागने लगते हैं, तो इससे नुकसान होते हैं. टाइप्स ऑफ सॉइल का मतलब हमने बताया कि अगर सॉइल ऐसी है कि मजबूत है, यानी अपने अंदर मजबूत है, उसने बिल्डिंग्स को अच्छे तरीके से अपने अंदर पकड़ रखा है मजबूती से, तो जाहिर है उसके गिरने के चांसेस कम होंगे. और अगर ऊपर रेतीली मिट्टी है तो उसके अंदर पकड़ ज़्यादा नहीं होती, तो जाहिर बिल्डिंग्स गिर जाएंगी. ठीक है ना. तो कह रहे हैं कि अक्सर क्या होता है कि जो अर्थक्वेक्स हैं जिनका जो रिचर स्केल पर 2 से कम आते हैं तो वो हमें फील भी नहीं होते, यानी वो आकर चले जाते हैं, हमें महसूस भी नहीं होता. लेकिन जो नुकसान जो देते हैं, यानी जो हमें हमारी जो बिल्डिंग्स वगैरह को नुकसान पहुँचाते हैं, वो 5 या उससे ज़्यादा के अर्थक्वेक्स होते हैं. ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं. सर्वाइविंग एन अर्थक्वेक. आप कह रहे हैं कि आप अर्थक्वेक में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं. ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक फर्स्ट है गेट अवे फ्रॉम स्टोव्स एंड फायर प्लेसेस, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, विंडोज एंड थिंग्स दैट कैन फॉल. कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, स्टोव से, फायर प्लेसेस से, यानी जहाँ पर आग जल सकती है या जिनमें आग जलती है उनसे दूर रहें. जितने भी ग्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे दूर रहें, यानी शीशे के जो है कांच के विंडोज से दूर रहें, या वो कोई भी चीज़ जो गिर सकती है उससे आप दूर रहें. क्रॉल अंडर अ टेबल और अ बेड और क्राउच नियर एंड इनर वॉल. आप कह रहे हैं कि आप क्या करें,
क्रॉल करें, यानी बिल्कुल जैसे जैसे छोटे बच्चे चलते हैं ना घुटनों के बल, इस तरह चलते हुए टेबल या बेड के नीचे चले जाएं अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल इनर वॉल की तरफ, बिल्कुल इनर वॉल की तरफ ना जाएं। कवर योर हेड एंड फेस विद योर आर्म्स, कह रहे हैं कि अपने सर को और अपने फेस को जो है अपनी आर्म से यानी अपने हाथों से कवर कर लें। डू नॉट यूज द लिफ्ट, लिफ्ट का यूज़ ना करें, ठीक है। अगर आप ऊंची बिल्डिंग पर हैं, नीचे आने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। इफ़ यू आर आउटडोर्स मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज, पोल्स, होर्डिंग्स एक्सेट्रा। अगर आप बाहर हैं तो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं या पोल्स यानी खंबे हैं या होर्डिंग्स यानी जो लटके रहते हैं ना अपने बैनर्स, उन सबसे दूर रहें, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है सब चीज़ें हिलकर गिर जाती हैं, तो खुदा ना खास्ता वो सर पे भी गिर सकती है। If earthquakes are frequent where you live, you and your friends and family should regularly take part in drills to practice what to do during earthquake. कह रहे हैं कि अगर earthquakes आपके एरियाज में अक्सर ही आते रहते हैं जहाँ पर आप रहते हैं, तो आपको और आपके दोस्तों को, आपकी फैमिली को जो ड्रिल्स होती हैं यानी उसमें प्रैक्टिस करवाई जाती है कि किस तरह आपको सर्वाइव करना है, तो उसमें रेगुलर पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आप जो है वो उससे उसको झेल पाएँ, यानी उसको आप बर्दाश्त कर पाएँ कि आपको पता रहे कि आपको क्या करना है, ठीक है बेटा। Going by records of previous earthquakes and their effects, the risk of violent and destructive earthquakes is very high in the Bhuj region. So the rules for constructing quake-resistant buildings should have been strictly followed. अभी कह रहे हैं कि अगर आप रिकॉर्ड्स देखें तो प्रीवियस अर्थक्वेक्स जो अब तक आ चुके हैं और जो इनके खतरनाक इफेक्ट्स हुए हैं वो ज़्यादा जो है मतलब वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स जो है कहाँ पर आते हैं बेटा, वहाँ पर भुज रीजन में आते हैं। भुज जो है ये गुजरात में है ना। तो यानी जो भी एरियाज जो हैं वो इस तरह तरीके की जगहों पर होते हैं जहाँ पर ज़्यादा मतलब अर्थक्वेक्स के इस सब चीज़ों के आने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के रूल्स बहुत ज़्यादा फॉलो करने ज़रूरी है। तो जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो कैसी होती है, क्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं वो, यानी उसके अंदर इस तरीके का मटेरियल लगाया जाता है, इस तरीके की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं कि अगर अर्थक्वेक्स आए भी तो बिल्डिंग्स को नुकसान नहीं हो, है ना। लेकिन क्या करते हैं लोग जो है सस्ते के चक्कर में अपना नुकसान करवा देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा नुकसान ना हो। This could have restricted the collapse of buildings, which is the main cause of deaths in any earthquake. Besides, the Bhuj region is fairly densely populated. This was another reason for the large number of deaths. अब कह रहे हैं कि तो इसके लिए जो है रिस्ट्रिक्टेड यानी सबसे जो ये क्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि बिल्डिंग कोलैप्स ना हो, यानी बिल्डिंग गिरे ना, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग गिरने से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और लोगों की जाने जाती हैं। तो कह रहे हैं कि बिसाइड जो रीजन है यानी भुज जो रीजन है वो जो है बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी काफ़ी पॉपुलेशन है वहाँ पर। तो दूसरी वजह ये है वहाँ पर ज़्यादा जो लोगों की डेथ हुई है, तो उसकी वजह ये भी है कि वहाँ पर एक तो लोग ज़्यादा हैं, दूसरा ये कि वहाँ पर जो है स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो नहीं किया गया था। यानी 2001 में भुज में जो अर्थक्वेक आया था, आपने वाली मूवी देखी होगी काईपोचे मूवी के अंदर दिखाया गया है कि उसमें तो हर इतना नहीं दिखाया लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इसके अंदर, ठीक है। बहुत लोगों की जानें भी गई थी और बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, ठीक है। तो अब इन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है, केस स्टडी है कश्मीर की। कश्मीर अर्थक्वेक कब आया था, 2005 में आया था। ये केस स्टडी है, जरा पढ़ते हैं क्या है ये। On 8 October 2005, a powerful earthquake centered in northern Pakistan sent tremors eastward across India and westwards as far as Afghanistan. कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर 2005 को एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली अर्थक्वेक जो है वो आया। तो उसका जो सेंटर था वो नॉर्दर्न पाकिस्तान था। तो उसने झटके भेजे थे, यानी जो ट्रेमर्स थे उसके वो ईस्टवर्ड अक्रॉस इंडिया यानी इंडिया में भी आए थे और वेस्ट की तरफ अफगानिस्तान में भी गए थे। द रिजल्टिंग कैटास्ट्रॉफ किल्ड मोर देन 80,000 पीपल। अब कह रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट था वो क्या था कि इसमें 80,000 लोग मरे थे। कितना बड़ा अमाउंट है ना बेटा। द एपिसेंटर वॉज लोकेटेड 19 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द टाउन ऑफ मुजफ्फराबाद एंड द फोकल पॉइंट वॉज एट डेप्थ ऑफ 26 किलोमीटर बिलो द अर्थ सर्फेस। द अर्थक्वेक मेजर्ड 7.6 ऑन द रिचर स्केल। तो अभी कह रहे हैं कि इसका जो एपिसेंटर था वो 19 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट टाउन था मुजफ्फराबाद कश्मीर में, वहाँ पर था इसका। और फोकल पॉइंट जो था वो कम से कम कितना गहरा था, 25 किलोमीटर गहरा था, यानी ज़मीन के नीचे जो फोकल पॉइंट था उसका फोकस था वो 25 किलोमीटर गहरा था। और कह रहे हैं कि इसको जो मेजर किया गया था वो 7.6 था रिचर स्केल पर, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि अगर 5 या उससे ज़्यादा होगा तो हमें महसूस भी होगा प्लस उससे नुकसान भी ज़्यादा होंगे। तो ये 7.6 का था, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा इससे। आगे देखते हैं। द इफेक्टेड एरियाज दैट सफर्ड ग्रेट डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन स्ट्रेच्ड फ्रॉम द नॉर्दर्न and western parts of Jammu and Kashmir in India to the northwest frontier province in Pakistan, occupied Kashmir and Afghanistan। यानी कि इसके जो अफेक्टेड एरियाज थे वो कश्मीर का नॉर्थ और वेस्ट था पूरा, ठीक है, जम्मू कश्मीर का इंडिया के अंदर, और फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान यानी पीओके कश्मीर जो है, पीओके कश्मीर जो है वो यानी जो हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास है उसके अंदर भी इसका इफेक्ट था और प्लस अफगानिस्तान तक इसका इफेक्ट पहुंचा था, यानी इसके असरात वहाँ तक पहुँचे थे।
Most of the affected areas were at remote locations and in rugged mountains regions underdeveloped and with poor road communication where most of the people lived below the poverty line. तो कह रहे हैं कि इसका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया कौन सा था, वो रिमोट लोकेशंस थी। रिमोट लोकेशंस उनको बोलते हैं बेटा जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम से अलग है, यानी जो गाँव के वो बिल्कुल पिछड़े इलाके जो होते हैं उनको हम कह सकते हैं, ठीक है। रग माउंटेन्स या फिर यानी वहाँ पर जो है माउंटेन्स हैं, अंडर डेवलप्ड एरिया यानी बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ वहाँ पर, रोड्स भी नहीं है वहाँ प्रॉपर्ली, और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब और पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोग हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादा इसका इफेक्ट हुआ था। जाहिर है देखिए एक तो उनकी ज़िंदगी वैसे ही पहले इतनी मुश्किल थी गरीबी की वजह से, उसके बाद फिर इस तरीके की चीज़ों ने उनकी ज़िंदगी को और मुश्किल बना दिया होगा। The area being mountainous, numerous landslides took place, making rescue operations extremely difficult and even impossible. The situation became worse due to the onset of winter snowfall. Rescue efforts were also affected because of the numerous aftershocks that followed. अभी कह रहे हैं कि जो एरिया जो माउंटेनियस एरिया होता है यानी जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पर बहुत सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं, यानी कभी भी वहाँ की ज़मीन खिसक जाती है, ठीक है ना। यानी वहाँ की जो ज़मीन तो वैसे ही ईवन होती है और साथ साथ वहाँ लैंडस्लाइड्स भी अक्सर ही होते रहते हैं। तो वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना, निकाल पाना उनको बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर पहले तो पहुँचना ही मुश्किल है, फिर पहुँच भी अगर जाओ तो फिर वहाँ पर क्या है कि लोग डिब्रीज में दबे हुए रहते हैं, तो उनको वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। तो कह रहे हैं कि लगभग ही इम्पॉसिबल हो जाता है कि उनको कैसे बचाया जाए, और बहुत ही मुश्किल पड़ती है ये वाली बात। कह रहे हैं सिचुएशन जब और भी बहुत बुरी हो जाती है। देखिए हम बात कर रहे थे कश्मीर की, तो कश्मीर में बर्फ़ गिरती है, तो कह रहे हैं कि वहाँ पर जब विंटर में स्नोफॉल हो रहा हो तो वहाँ पर और भी सिचुएशन ख़राब हो जाती है, यानी सब कुछ अगर ठीक रहे तो भी वहाँ स्नोफॉल होता है, सब कुछ बंद हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। अब तो वहाँ पर वैसे ही अर्थक्वेक वगैरह अगर आया हुआ है तो कितनी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहे हैं जो रेस्क्यू एफर्ट्स होते हैं वो भी बहुत इफेक्ट होते हैं। इससे क्या होता है बहुत सारे अच्छा इसके बाद क्या होता है, जैसे एक बार आया अर्थक्वेक तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, यानी थोड़े दिन के बाद या थोड़े घंटों के बाद आता रहता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है लोगों को बचाने के लिए। इससे लोग जो है ना वो अपने जो मतलब लोग हैं, यानी जैसे जो अगर रेस्क्यू प्रोग्राम भेज रहे हैं, हम ऑपरेशंस भेज रहे हैं यहाँ से, तो वो भी लोगों को बचा नहीं पाते, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है आपका, ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर आप रीड कर लेंगे एक बार तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। जो पहले जो वीडियो भेजी गई है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा कि अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, तो इसलिए मैंने आपको वीडियो भेजी क्योंकि उसके अंदर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है बेटा ना। अच्छा अब आगे देखते हैं इसके अंदर जो भी प्रैक्टिस होगा वो हम कर लेते हैं, आ जाइए। देखिए इसके अंदर जो ए है ओरल क्वेश्चंस, ये भी आप कॉपी में करते हैं ना, तो इसके अंदर यहाँ पर है क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट और एंड सेकंड तो एक ही पेज पर है, तो दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रॉक्स आर ऑन द अर्थ, ये भी पेज 82 पर है। दूसरा है व्हाट आर सेडिमेंट्री रॉक्स, ये भी पेज 82 पर है। आ जाइए जरा पेज 82 पर। बेटा यहाँ से देखिए ये लिखा हुआ है रॉक्स में बी ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो ये हो गया आपका ए का फर्स्ट आंसर। ए का सेकंड देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स की हेडिंग में आ जाइए, इसकी थर्ड लास्ट लाइन में आ जाइए, रॉक्स फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन, यहाँ से लिखेंगे आप इसको सेडिमेंट्री रॉक्स तक लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका ए का सेकंड। उसके बाद ये देखिए थर्ड में है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वाइब्रेशंस ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस को नोट करने के लिए, मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बेटा, देखिए सीस्मोग्राफ है वो, है ना। चलिए देखिए पेज 85 पर यहाँ लिखा हुआ है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग, यहाँ से लिखेंगे, अगली लाइन में लिखा हुआ सीस्मोग्राफ, यहाँ तक। ये हो गया आपका ए का थर्ड। बेटा यहाँ पर है क्विज में आप देखिए नेम 2 लेयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ की 2 लेयर्स का नाम बताना है आपको, 3 है तो हम कोई सी भी 2 लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया क्रस्ट एंड मैंटल, ठीक है। नेम 2 काइंड्स ऑफ रॉक्स के बताना है, ये भी 3 है, ये भी इसमें से भी आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं, तो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री। नेम 2 लैंड फॉर्म्स, 2 लैंड फॉर्म्स के नाम लिखने हैं, तो माउंटेन एंड प्लेटो, ठीक है बेटा। इसको इस तरह लिख लीजिएगा साफ राइटिंग में। उसके बाद देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शंस। टिक द करेक्ट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द अर्थ लेयर विच इज मेड अप ऑफ रॉक इज, कह रहे हैं अर्थ की वो लेयर जो रॉक से बनी है उसे क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। लिथोस का मतलब क्या होता है, रॉक, ठीक है ना बेटा। सेकंड देखिए सैंडस्टोन, क्ले एंड शेल आर, कह रहे हैं सैंडस्टोन, क्ले और शेल जो है वो किससे मिलकर बने रहते हैं, यानी कौन सी वाली रॉक के अंदर पाए जाते हैं ये सब, तो ये आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है, इनसे मिलकर सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, ठीक है बेटा। थर्ड देखिए द टॉप ऑफ द वॉल्केनिक कोन हैज अ कप लाइक डिप्रेशन कॉल्ड अ, ये हमने पढ़ा था अभी, कप लाइक डिप्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। बी देखिए, बी में फिलप्स हैं। लिथोस इन ग्रीक मीन्स रॉक्स, लिथोस का ग्रीक भाषा में क्या मतलब है, रॉक्स। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉन एज द क्रस्ट, द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड विद इन लेयर्स ऑफ रॉक आर कॉल्ड फॉसिल्स। द मेटामॉर्फिक रॉक मार्बल इज फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट देखिए,
बेटा इसके अंदर सी पार्ट के अंदर क्या है, इसमें आपको क्या करना है, ये मिसिंग लेटर्स है ना, तो आपको चैप्टर के बेस पर इनको फिल करना है। देखिए द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड पार्ट कौन सा है अर्थ क्रस्ट का, रॉक है बेटा, है ना, तो इन्होंने आर के लिख रखा है, तो ओसी आपको बीच में लिखना है। फिर अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड बाय, अर्थक्वेक्स को हम किससे मेजर करते हैं, सीस्मोग्राफ से करते हैं, है ना। इसमें देखिए एक ब्लैंक कम दे रखा है, यहाँ पर ना एस के लिए ब्लैंक बना लेगा खुद, सीस्मोग्राफ हो जाएगा ये। उसके बाद इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का इनर मोस्ट पार्ट कौन सा है, कोर, मोल्टन रॉक बिटवीन बिलो द अर्थ सरफेस के नीचे जो मोल्टन रॉक है उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। उसके बाद आता है इट हैज़ एन एवरेज थिकनेस ऑफ 8 to 60 किलोमीटर, तो किसकी थिकनेस है, वो क्रस्ट की है, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्योंकि देखिए 8 to 60 का मतलब क्या है, यानी जो ओशन वाली है, ओशनिक क्रस्ट है, वो 8 किलोमीटर के आसपास होगी, और नॉर्मल जो है वो 35 to 60 के बीच में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ मैं सारे एक साथ। व्हाट आर रॉक्स मेड ऑफ, रॉक्स किससे बनते हैं, तो इसका आंसर पेज 82 पर है, ठीक है बेटा। तो ये वाला जो आपका है ना, इसको काट देगा आगे वाला, नेम द 3 मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स, वो हमने पीछे लिख लिया है तो इसकी जरूरत नहीं है दोबारा। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन मैग्मा एंड लावा, कह रहा है मैग्मा और लावा क्या है ये बताना है, ये पेज 80 पर है आपका। व्हाट आर फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या है, पेज 83 पर है। व्हाट इज अ वॉल्केनो एंड व्हाट इज वॉल्केनिक कोन, वॉल्केनो और वॉल्केनिक कोन क्या है वो बताना है, पेज 83 पर है ये भी। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक्स ऑन लैंडफॉर्म्स, अर्थक्वेक्स के लैंडफॉर्म्स पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो भी बताना है, ये है पेज 85 पर। आ जाइए जरा पेज 82 से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बेटा डी का फर्स्ट है आपका, रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, और थर्ड लाइन में लिखा हुआ है लस्टर, यहाँ तक, ये है आपका डी का फर्स्ट पार्ट। डी का सेकंड पार्ट देखिए आप ग्लॉसरी में आ जाइए, ग्लॉसरी के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्मा लावा, दोनों में क्या डिफरेंस है ये पूछा है उन्होंने। तो मोल्टन रॉक फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस, कह रहे हैं वो पिघला हुआ रॉक जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे है वो मैग्मा है, और लावा क्या है, जब वो मैग्मा बाहर निकल कर आता है, यानी अर्थ सरफेस को फाड़कर जब वो बाहर निकलता है तो उसको लावा बोलते हैं। ये हो गया आपका डी का सेकेंड। डी का थर्ड आंसर है बेटा कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं ना, ये फॉसिल्स क्या होते हैं, तो ये है द रिमेन ऑफ प्लांट्स, यहाँ से लिखेंगे आप, और ये लास्ट तक फ्यूल्स तक, ये है आपका डी का थर्ड आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट इज वॉल्केनो एंड वॉल्केनिक कोन, तो वॉल्केनो और वॉल्केनिक कोन के लिए वॉल्केनोज की हेडिंग में आएंगे, पहले यहाँ लिखा हुआ है आप वॉल्केनो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, इज अवेंट यहाँ से, और थर्ड लाइन में है एज लावा, तो ये तो हो गया आपका वॉल्केनो का। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक इरप्शन, यहाँ से लिखेंगे, और फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है वॉल्केनिक कोन, यहाँ तक लिखेंगे, तो ये हो गया आपका डी का फोर्थ। 2 पॉइंट है इसके अंदर, एक वॉल्केनो का है और एक वॉल्केनिक कोन का, ठीक है, दोनों लिखने हैं आपको। उसके बाद देखिए बेटा अर्थक्वेक्स के लैंडफॉर्म्स को क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, डी का फिफ्थ है ये। देखिए यहाँ पर अर्थक्वेक्स डू नॉट क्रिएट मेजर लैंडफॉर्म्स, यहाँ से लिखेंगे आप, और वेव्स इन द ओशंस तक, D5 है आपका, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ई के अंदर जो है हम सिर्फ 3 क्वेश्चंस करेंगे, 5 में से 2 क्वेश्चंस मैं कट करवा देती हूँ आपको, सेकेंड एंड फिफ्थ आप कट कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट आर इग्नियस रॉक्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड, पेज 82 पर आ जाइए। तो इग्नियस रॉक्स के बारे में हम लिखेंगे बेटा, यहाँ से आइए इग्नियस रॉक्स की हेडिंग में आ जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है डीप बिलो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, और ये पूरा पैराग्राफ बिलो इट, अर्थ और बिलो इट, ये हो गया आपका ई का फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए सेकंड तो कट हुआ है आपका, है ना, तो अब हम देखते हैं थर्ड, हाउ डज द अपर मेंटल डिफर फ्रॉम द लोअर मेंटल, पेज 81 पर आइए। पेज नंबर 81 पर देखिए द मेंटल हैज़ 2 पार्ट्स, यहाँ से लिखेंगे आप, और फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है लाइज अ सॉफ्ट लेयर, यहाँ तक, ये है आपका ई का थर्ड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, एक्सप्लेन हाउ दे आर फॉर्म्ड, इसका आंसर देखेंगे पेज 83 पर। बेटा इसको देखिए कहाँ से लिखेंगे आप, मेटामॉर्फिक रॉक्स की हेडिंग में आ जाइए, यहाँ से लिखेंगे इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, थर्ड लाइन में लिखा हुआ है मेटामॉर्फिक रॉक्स, यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट इसका ये हो गया, और दूसरे पैराग्राफ में आ जाइए, यहाँ पर देखिए थर्ड लास्ट लाइन में एक्सट्रीम हीट, यहाँ से लिखेंगे और पैराग्राफ के एंड तक मैग्मा इज फॉर्म, ये 2 पॉइंट्स हो गए इसके, ठीक है। ये हो गया आपका ई का फोर्थ आंसर। तो ई का फिफ्थ मैंने आपको कटवा दिया है, चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों वीडियोस को देखिएगा, पहले जो मैंने आपको भेजी वो वाली, फिर उसके बाद ये स्कूल वाली वीडियो, दोनों वीडियोस देखिएगा, इंटर रिलेट करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।